Good evening, dear children. So, we are back with our discussion on India-Bhutan relations. तो अब तक मैंने जो भी लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं उसमें इंडिया के साथ अन्य देशों के संबंध के बारे में बात किए हैं। इंडिया के साथ नेपाल का क्या रिलेशन है उस बारे में बात किए हैं। आज हम इंडिया के साथ भूटान का रिलेशन क्या है उस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इंडिया और भूटान का रिलेशन पढ़ते वक्त हमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी पड़ेगी। वी हैव टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स व्हाइल डिस्कसिंग द इंडो भूटान रिलेशन। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। हम लोग सार्क पढ़ चुके हैं, है ना। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके मेंबर्स हैं इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका। तो हम लोगों ने देखे हैं कि सार्क आज तक 1985 में वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन आज तक सार्क अपना वादा, अपना मकसद नहीं निभा पाया, अपना मकसद हासिल नहीं कर पाया। वो अभी भी एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग, एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। इसके पीछे जो मेन वजह, मेन कारण वो क्या है कि सार्क अंतर्गत देशों के बीच काफ़ी तनाव है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिस वजह से डेवलपमेंट का काम आगे नहीं बढ़ता है। तो सार्क के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं आप देखिएगा, उसमें से लगभग सभी राष्ट्र इंडिया को अपना बंधु, अपना मित्र कम समझते हैं और अपना दादा ज़्यादा समझते हैं। मतलब सभी को लगता है कि इंडिया एक बड़ा पावर होने के नाते सब पर दादागिरी कर रहा है, सबको डोमिनेट करके रखने की कोशिश कर रहा है। तो पहले पाकिस्तान तो शुरू से ही इंडिया के खिलाफ बहुत आवाज़ उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत इंडिया के खिलाफ जा चुके हैं। क्यों? जिस दिन इंडिया ने अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम की इस एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया। आप सब जानते हैं इस एक्ट में क्या लिखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदूज़, सिख्स, पर्शीज़, ये सब जितने भी लोग परसिक्यूटेड होकर इंडिया में आएंगे उसको शेल्टर मिलेगा, लेकिन मुस्लिम लोगों का कोई जिक्र इसमें नहीं है। और क्योंकि बांग्लादेश का नाम कैटेगोरिकली इसमें लिया गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अत्याचारित होकर जो सब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, खास करके हिंदू और सिख लोग इंडिया में आएंगे, उनको पनाह मिलेगा। तो ये सुनने के बाद बांग्लादेश को ऐसा लगा कि इंडिया उसके बारे में बुरा सोचती है। इंडिया हमेशा सोचती है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी लोगों पर अत्याचार होता है। तो इससे बांग्लादेश गवर्नमेंट को काफ़ी ठेस पहुंचा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ अभी इंडिया का रिश्ता थोड़ा बहुत खट्टा हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि अम्फान साइक्लोन के बाद जब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इंडिया को और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के सरकार को आश्वासन दिए हैं कि वो भी इंडिया की मदद करेगी। ये अलग बात है, लेकिन असली बात ये है कि बांग्लादेश भी आजकल इंडिया के खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म करने लगे हैं। पाकिस्तान तो शुरू से ही क्रिटिसाइज़ करते आए हैं। फिर श्रीलंका भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस दिन से एलटीटी को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 2-4 बातें की है, श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन के ऊपर जो अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उसके खिलाफ जिस दिन से इंडिया गवर्नमेंट ने आवाज़ उठाया है, उस दिन से श्रीलंका भी थोड़ा बहुत इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं। खास करके ये जो राजापक्ष फैमिली के लोग
श्रीलंका में पावर में आए हैं। आप जानते हैं श्रीलंका के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया राजपक्षे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंदा राजपक्षे। तो ये जो राजपक्षे फैमिली के लोग हैं ये इंडिया से बहुत नाराज़ है, क्योंकि इंडिया वहाँ के तमिल लोगों पर अत्याचार होने के लिए श्रीलंका सरकार की पॉलिसीज़ का काफ़ी निंदा कर चुके हैं। और ख़ास करके जिस दिन से श्रीलंका चाइना की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में आने लगे हैं उस दिन से श्रीलंका भी इंडिया के खिलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाने लगे हैं। तो करीब करीब और नेपाल भी, मैंने आप लोगों को लेक्चर देते वक्त इंडिया और नेपाल के रिलेशन जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी तो उस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कैसे नेपाल भी इंडिया के खिलाफ़ जा रहे हैं। खास करके चाइना जैसे जैसे नेपाल पर अपना इन्फ्लुएंस प्रभाव विस्तार कर रहे हैं, नेपाल भी इंडिया को अपना दुश्मन समझ रहे हैं जो उस पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। तो करीब करीब सभी सार्क अंतर्गत देश इंडिया को एक संदेह के नज़रिया से देखते हैं। एक्सेप्शन है ये भूटान। भूटान की जब बात आती है तो आप देखिएगा कि आज तक ऐसा एक भी इंसिडेंट, एक भी घटना नहीं घटा जब भूटान ने इंडिया के खिलाफ कुछ भी कहा। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच में कभी भी भूटान ने इंडिया को छोटा करने के लिए या फिर इंडिया को नीचा दिखाने के लिए आज तक कुछ भी नहीं कहा। तो भूटान के साथ इंडिया का एक काफ़ी प्यारा रिश्ता है। आप देखिएगा कि भूटान ने इंडिया को बहुत सारे मामलों में काफ़ी मदद किए हैं। इंडिया के साथ हाथ मिलाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी एलिमिनेट करने का काम किए हैं। और जब जब इंडिया किसी डिस्ट्रेस में, किसी संकट में आए हैं तो भूटान ने इंडिया का साथ दिया है। तो चलिए भूटान के बारे में थोड़ी सी जानकारी अदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडिया और भूटान का रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट आपके जो नोट मैंने दिया है इंडिया भूटान रिलेशन के ऊपर, उस नोट को आपके सामने रखिए और देखिए। फर्स्ट ये नोट शुरू हो रहा है भूटान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को देकर। तो भूटान इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बफर स्टेट का क्या मतलब है? इंडिया जहाँ पे ख़त्म हो रही है और चाइना जहाँ से शुरू हो रही है, इंडिया और चाइना के बीच जो लैंड है वही है भूटान। ओके, तो भूटान एक बफर है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रांजिटरी स्टेट है, एक बफर स्टेट है। और इसके साथ यानी भूटान के साथ चाइना का एक 470 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। तो भूटान चाइना की काफ़ी करीब है, फिर भी चाइना का इन्फ्लुएंस आज तक भूटान पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना नेपाल या श्रीलंका या अन्य देशों के ऊपर है। तो ट्रेडिशनली द हिमालयन किंगडम एक्टेड एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बरसों से भूटान इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट के रूप में रहते आए हैं। भूटान का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों भूटान इंडिया के लिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूटान में एक वैली है जिसका नाम है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली कहाँ पर मौजूद है? एट द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, इंडिया एंड चाइना। ओके, तो जहाँ पर भूटान, चाइना और इंडिया मिलती है, एक ऐसी जगह है, वहाँ पर भूटान का चुम्बी वैली नाम का एक वैली है। ओके, और ये चुम्बी वैली हमारा नॉर्थ बंगाल का जो चिकन स्नेक कॉरिडोर है, आप जानती है सिलीगुड़ी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है सिलीगुड़ी को कहा जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। जैसे चिकन का नेक होता है ना, पतली सी,
वैसे सिलीगुड़ी भी एक चिकन की पतली नेक की तरह वेस्ट बंगाल को इंडिया के नॉर्थ हिस्से के साथ जोड़ के रखा है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है चिकन नेक्स कॉरिडोर। तो यहाँ से चुम्बी वैली की दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर है, जो कि इंडिया, भूटान और चाइना की ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। ओके, टू कंटेन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इंसर्जेंसी मतलब संत्रासवादी कार्यकलाप। तो भूटान ने अतीत में इंडिया के साथ काफ़ी कोऑपरेशन किए हैं। इंडिया के साथ हाथ मिलाकर काफ़ी संत्रासी संगठनों को मिटाने में मदद किए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट संगठनों में से है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको आप उल्फा के नाम से जानते हैं। तो बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये उल्फा नाम की संगठन ने असम में दहशत मचा कर रखा था। इनकी मांग थी असम में जो उल्फा नाम की एथनिक ग्रुप है, इन लोगों के लिए एक अलग सा राष्ट्र की मांग करके असम से और इंडिया से बाहर निकल जाना। तो इसके लिए ये उल्फा नाम की संगठन संत्रासी कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। तो इस संगठन के संत्रासी कर्मचारियां क्या करते थे? इंडिया में आतंकी हमला करके असम में दहशत मचा के फिर बॉर्डर पार करके भूटान में भाग जाते थे। तो भूटान सरकार ने इंडिया को मदद किया कि उल्फा के जितने भी बड़े बड़े संत्रासी मेंबर्स भूटान में छुपे थे, उन सबको चुन चुन कर बाहर निकालना और फिर उसको मार के इस संगठन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ठीक उसी तरह ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB नाम का एक आतंकी संगठन, ये भी असम में दहशत मचा कर रखा था। इस संगठन के संत्रासी लोग भी अपना संत्रासी हमला करने के बाद भूटान में भाग जाते थे, वहाँ पे आसरा लेते थे। तो भूटान सरकार ने इंडिया सरकार को मदद किया इन सब भागे हुए अपराधियों को, संत्रासवादियों को बाहर निकालने की, और अल्टीमेटली NDFB नाम की इस संगठन को भी भूटान की मदद से इंडिया ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए, टू चेक चाइनीज़ इनरोड इन भूटान। तो जैसे कि आप जानते हैं, पूरे एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और नॉर्थ ईस्ट एशियन इस रीजन में चाइना की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो किसी न किसी तरह से सभी देशों पर डोमिनेट करेगा, राज करेगा, सबको अपना जैसे कॉलोनी बनाकर रखेगा। तो चाइना की काफ़ी कोशिश थी कि वो भूटान को अपनी इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव के दायरे में लेकर आए। तो भूटान को लालच दिखाकर कि हम तुमको लोन देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तुम्हें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। तो ये सब करके काफ़ी कोशिश चाइना करती रहती है भूटान को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन अब तक भूटान चाइना की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो भूटान इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखती है, और एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंडिया और भूटान के बीच सहयोगिता चलता रहता है। तो नेपाल पढ़ते वक्त भी आप लोगों ने देखा था कि इंडिया ने नेपाल में कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, उसके लिए पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक उसी तरह भूटान में भी इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी मदद करती है। तो इंडिया हैज़ हेल्प्ड फिनांस द डैम्स। तो भूटान में बहुत सारे रिवर डैम्स बनाए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, और उन सब रिवर डैम्स को कामयाबी के साथ बनाने के लिए इंडिया ने काफ़ी फिनेंशियल मदद दिए हैं, लोन दिए हैं, और अभी
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि भूटान में इंडिया की मदद से बना है, वो भूटान की काफ़ी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। अब देखिए, इंडो भूटानीज रिलेशनशिप की एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इस रिलेशन की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम उस बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। With a land area of roughly 38,394 square kilometers and located between India and China, Bhutan is a small Himalayan kingdom with a total population of 6,95,819 and is of great strategic consequence for India's neighborhood policy. तो भूटान की लैंड एरिया है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। ये चाइना और इंडिया के बीच लोकेटेड है और इसकी जनसंख्या है 6,95,819 और इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी के लिए भूटान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भूटान्स पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। भूटान में जो टोटल पॉपुलेशन है उस जनसंख्या को आप 3 ग्रुप में कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं। द शर्चॉप्स, द लोटशम्पास एंड द इनगालुंग्स। ओके, तो ये 3 किस्म के लोग हैं भूटान में, शर्चॉप्स, लोटशम्पास और इनगालुंग्स, जिनको आप द्रुक्पस के नाम से भी जानते हैं। While the Sherchops and the Drukpas, मतलब Ingalungs, live in the eastern and western Bhutan respectively, Lhotshampas reside in the southern region. Okay, तो लोटशम्पा पॉपुलेशन भूटान की दक्षिणी हिस्सा में रहती है, मतलब इंडिया की बहुत करीब है ये कैटेगरी के लोग, और दूसरी तरफ शर्चॉप्स जो है वो ईस्टर्न साइड में रहती है और इनगलुंग्स यानी कि द्रुक्पस जो है वो भूटान की पश्चिमी साइड में रहती है। द इनगलुंग्स आर द रूलिंग ग्रुप्स विच कंट्रोल द मोनार्की एंड द नेशनल असेंबली विथ अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द इकोनॉमी। तो मतलब जितने भी पॉपुलेशन ग्रुप्स है उसमें से ये जो द्रुक्पा या इनगलुंग ग्रुप यही सबसे डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल और एलीट ग्रुप है, क्योंकि भूटान की जो मोनार्की है, आप सब जानती है भूटान आज भी एक मोनार्किकल सिस्टम चलाती है। तो भूटान के जो राजा रानी और राज परिवार के लोग हैं वो सब ये इनगलुंग या द्रुक्पा कम्युनिटी के लोग हैं, वही मोनार्की चलाते हैं और साथ में नेशनल असेंबली यानी भूटान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आईन सभा है, उसको भी चलाता है ये इनगलुंग संप्रदाय के लोग। For much of its history, Bhutan has preserved its isolation from the outside world, staying out of international organizations and maintaining a few bilateral relations. तो शुरुआत से ही भूटान जो है वो अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखा था। इतने जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भूटान की सदस्यता आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ कुछ चंद साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सार्क, जैसे बीमस्टेक, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको भूटान नज़र आएगा। तो भूटान ने हमेशा से अपने आप को आइसोलेटेड रखा है, यानी दुनिया की नज़रों से अपने आप को छुपा कर रखा है। और भूटान के साथ दूसरे देशों का जो द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशंस, वो भी ज़्यादा नहीं है। भूटान की ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन इंडिया के साथ ही है और 2-4 साउथ एशियन राष्ट्र के साथ है। भूटान became a protectorate of British India after signing a treaty in 1910, allowing the British to guide its foreign affairs and defense. Okay, तो जब ब्रिटिश इंडिया को शासन किया करता था उस वक्त भूटान भी ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट था, मतलब ब्रिटिश इंडिया की अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया द्वारा परिचालित एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, जो कि 1910 में
एक समझौता पत्र के सिग्नेचर के बाद ही हुआ था और ब्रिटेन का काम था भूटान का फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस इन दोनों क्षेत्र का देखभाल करना। A protectorate in its inception adopted by modern international law is a dependent territory that has been granted local autonomy and some independence while still retaining the suzerainty of a greater sovereign state। तो प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक प्रोटेक्टरेट होता है एक टेरिटरी जो कि किसी बड़ा सा स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता है। तो प्रोटेक्टरेट के पास लोकल ऑटोनॉमी होता है, कुछ हद तक इंडिपेंडेंस भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक बड़ा सॉवरेन स्टेट के सुजरेनिटी के अधीन में रहता है। तो सुजरेनिटी का मतलब होता है डोमिनेशन या अथॉरिटी के अंतर्गत होकर रहता है। Bhutan was one of the first to recognize India's independence in 1947, and both the nations fostered close relations, their importance augmented by the annexation of Tibet in 1950 by the People's Republic of China, and its border disputes with both Bhutan and India, which saw close ties with Nepal and Bhutan to be central to its Himalayan frontier security policy। तो देखिए, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हिमालयन फ्रंटियर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या? हिमालयन फ्रंटियर मतलब है हिमालय की गोद में जितने भी देश है और जो भी इंडिया के पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ इंडिया का सिक्योरिटी रिलेशन कैसा है। तो इंडिया के साथ हिमालयन फ्रंटियर्स यानी कि नेपाल, भूटान और चाइना का रिलेशन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी का एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली तो भूटान था वो पहला राष्ट्र जिसने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का रिकॉग्निशन दिया था। और जिस दिन तिब्बत को चाइना ने ज़बरदस्ती छीन लिया था और अपने टेरिटरी के अंतर्गत कर लिया था 1950 में, उस दिन से क्या हुआ? चाइना इंडिया की ज़्यादा करीब आ गई। पहले क्या हुआ था? तिब्बत, ये जो भूटान को हम लोग बफर स्टेट बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच एक बफर एरिया, तो ठीक उसी तरह तिब्बत भी इंडिया और चाइना के बीच एक बफर एरिया के हिसाब से रहता था। लेकिन जिस दिन चाइना ने तिब्बत को ज़बरदस्ती अपने अंतर्गत कर लिया, उस दिन क्या हुआ? चाइना का बॉर्डर और बढ़ गया और चाइना इंडिया की बहुत करीब आ गई। तो इस वक्त से मतलब 1950 से तिब्बत का चाइना के अंदर आ जाने के बाद से भूटान और नेपाल ये दो राष्ट्र इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। अब किस दिन अगर मान लीजिए भूटान या नेपाल पर भी अगर चाइना ने अपना डोमिनेशन कायम कर लिया तो सोचिए इंडिया के कंधे के ऊपर चाइना आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा इंडिया की कोशिश रहती है कि नेपाल और भूटान को अच्छी तरीके से गुड ह्यूमर में रखा जाए ताकि ये दोनों चाइना की गिरफ्त में ना चला जाए। India shares a 605 kilometers border with Bhutan and is its largest trading partner। तो जैसे कि मैंने कहा भूटान के साथ अन्य देशों का ज़्यादा संबंध नहीं है। तो भूटान एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का राष्ट्र है जो इंडिया के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा संबंध रखने में विश्वास करती है और भूटान के साथ इंडिया का व्यापार ही सबसे ज़्यादा होती है। तो इंडिया भूटान की 98% एक्सपोर्ट्स और 90% इंपोर्ट्स का हकदार बनता है।
मतलब भूटान अपना जितना भी प्रोडक्ट्स बाहर की राष्ट्र में एक्सपोर्ट करता है उनमें 98% उसका एक्सपोर्ट्स इंडिया में आता है, और जितना प्रोडक्ट्स वो बाहर की देशों से आमदनी करता है उसमें से 90% इम्पोर्ट्स इंडिया से आता है। चलिए आप देखते हैं इनिशिएशन ऑफ इंडो भूटानीज रिलेशंस। द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुनाखा in 1910 with British India and the Chinese invasion of Tibet 1910 to 1912, along with subsequent claims made on Bhutan, resulted in the tide turning events in the Indo-Bhutan relationship। तो क्या हुआ, एक तरफ 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ भूटान का एक समझौता पत्र सिग्नेचर होता है जिसको पुनाखा, ट्रीटी ऑफ पुनाखा भूटान का एक जगह का नाम है, तो जिसको आप ट्रीटी ऑफ पुनाखा के नाम से जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुनाखा के ज़रिए क्या हुआ, भूटान ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट बन गया। आप लोग जान चुके हैं प्रोटेक्टरेट क्या है। तो भूटान ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टरेट बन गया, और ठीक उसी साल 1910 से 1912 के अंदर चाइना ने तिब्बत को ज़बरदस्ती आक्रमण किया। तो ये दो घटना घटने के बाद भूटान जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया पर निर्भरशील हो गए। तो जैसे ही चाइना ने तिब्बत का इंडिपेंडेंस छीन लिया, भूटान को डर होने लगा कि किसी दिन चाइना भूटान को भी ना निगल जाए। तो इसी डर से भूटान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के करीब आने लगे और इंडिया पर निर्भरशील हो गए। दिस ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइंड इन बिटवीन ड्रुक ग्याल्पो। तो 1910 में जब ये पुनाखा का ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के साथ हस्ताक्षर हो रहा था, तो उस वक्त भूटान के राजा कौन थे, ड्रुक ग्याल्पो, and the political officer of Sikkim, C.A. Bell, on 8th January 1910 served to expel any claims that China might have tried to make. Yet it was mute on the status of Bhutan and the legality of its relationship with the British India. तो ये जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा भूटान के ड्रुक ग्याल्पो के साथ इंडिया के उस वक्त के सिक्किम के पॉलिटिकल ऑफिसर C.A. बेल के बीच हस्ताक्षर हुआ 8 जनवरी 1910 को। ये किस लिए हुआ, ताकि चाइना अगर किसी भी तरह भूटान को आक्रमण करे या भूटान को छीन लेने की कोशिश करे तो ब्रिटिश इंडिया भूटान को सुरक्षित रखेगा, उसको सुरक्षा देगा। लेकिन इस ट्रीटी में क्लियरली स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा गया था कि भूटान का लीगल स्टेटस क्या होगा, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ भूटान का पॉलिटिकल या लीगल रिलेशन क्या रहेगा, भूटान की कौन कौन से मामले में ब्रिटिश इंडिया हस्तक्षेप करेगी, कौन कौन सी क्षेत्र में भूटान को ऑटोनॉमी यानी आज़ादी मिलेगी, इस बारे में स्पष्ट रूप से ट्रीटी ऑफ पुनाखा में कुछ भी नहीं लिखा था। फॉर द भूटानीज दिस वॉज अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी over its relations with India at the time when British rule was nearing an end. तो ट्रीटी ऑफ पुनाखा में क्योंकि ये सारी बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था, तो भूटान काफ़ी वर्षों से एक इनसिक्योरिटी डायलेमा में भुगत रहे थे कि ब्रिटिश तो एक दिन चला जाएगा, उसके बाद इंडिया के साथ भूटान का रिश्ता कैसा होगा, क्या ब्रिटिश के जाने के बाद भी भूटान इंडिया का प्रोटेक्टरेट बनकर रह जाएगा या फिर उसको एक आज़ाद राष्ट्र का करार मिलेगा जैसे इंडिया को मिलेगा। तो इन सब बातों पर भूटान काफ़ी टेंस्ड था, वो काफ़ी एंग्शियस थे, वो जानना चाहते थे कि असल में इंडिया के साथ उसका लीगल रिलेशन क्या होने जा रहा है जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चला जाएगा। After India's independence in 1947, a standstill agreement was signed with each of the external states.
For example, Sikkim, Nepal and Tibet, which defined the relationship with these kingdoms in explicit terms. तो इंडिया को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तब इंडिया ने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने सिक्किम, नेपाल और तिब्बत इन तीनों किंगडम्स के साथ एक लीगल और ऑफिशियल रिलेशनशिप बना लिया, जिसमें इन किंगडम्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा रहेगा वो एक्सप्लिसिट टर्म्स में यानी कि स्पष्ट रूप में उसको लिखा गया था, and ensured the continuance of existing relations until new agreements were made, but this was not the case with Bhutan. तो सिक्किम, नेपाल और तिब्बत के साथ जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप में समझौता पत्र सिग्नेचर किया कि इंडिया के साथ इनका रिलेशन क्या होगा, भूटान के साथ ऐसा कुछ इंडिया ने किया नहीं. Its status as a country with respect to India became clear following Prime Minister Jawaharlal Nehru's invitation to participate in the Asian Relations Conference in 1947. तो जब जवाहरलाल नेहरू ने भूटान की किंग और वहाँ की सरकार को दावत दिया एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब भूटान के साथ इंडिया का रिलेशन स्पष्ट रूप में सबके सामने आया. फॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन भूटान एंड इंडिया वेर एस्टैब्लिश्ड in January 1968 with the appointment of a special officer of the Government of India to Bhutan. The India House, that is the Embassy of India in Bhutan, was inaugurated on 14th May 1968 and resident representatives were exchanged in 1971. तो देखिए, भूटान के साथ इंडिया का ऑफिशियल द्विपक्षीय संबंध का शुरुआत हुआ जनवरी 1968 जब इंडिया ने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया भूटान के लिए. तो भूटान में इंडिया का एम्बेसी यानी इंडिया का कॉन्सुलेट ऑफिस बना, जिसको इंडिया हाउस के नाम से आप जानते हैं. आज भी अगर आप भूटान जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ऑफिस का नाम है इंडिया हाउस. वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर यानी इंडिया के राष्ट्रदूत भूटान में रहने लगे और इस इंडिया हाउस का इनॉग्रेशन हुआ था 14 मई 1968 और तब से ही इंडिया के एम्बेसडर्स यानी राष्ट्रदूत सब इंडिया हाउस में भूटान में रहने लगे. Ambassadorial level relations began with the upgrading of residents to embassies in 1978. मतलब ये जो राष्ट्रदूतों का आना जाना, भूटान का राष्ट्रदूत का इंडिया में आना, इंडिया का राष्ट्रदूत का भूटान में जाना, वहाँ पे रहना, ये सब सिलसिला शुरू हुआ 1978 से ऑफिशियली. Bhutan gradually began to diversify its relations with the international community. तो धीरे धीरे भूटान इंडिया के ज़रिए विश्व की अन्य देशों के साथ अपना रिलेशन को बढ़ाने लगा, डाइवर्सिफाई करने लगा, thereby projecting its status as an independent and sovereign nation. तो 1970 की लेटर डिकेड से भूटान अपने आप को बाहरी दुनिया के सामने पेश करने लगा, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र जिसके पास संप्रभुता है, जो किसी के अंडर प्रोटेक्टरेट या कोई प्रोविंस बनकर नहीं रहता है, बल्कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट है. ये ऑफिशियली भूटान ऐलान करने लगा 1978 के बाद से. With India sponsoring Bhutan's application for UN membership in 1971,
The leaders of the two countries demonstrated that Article 2 of the Indo-Bhutan Treaty was not a restricting factor in the exercise of Bhutan's foreign policy. तो आप लोगों के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि 1971 में इंडिया ने ही पहली बार भूटान के लिए यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन किया कि भूटान को भी यूनाइटेड नेशंस का एक इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट के हैसियत से रखा जाए। और जो 1910 में जो ट्रीटी जो समझौता पत्र सिग्नेचर हुआ था वहाँ पर आर्टिकल 2 जो था उस आर्टिकल 2 को रेफ़र करके कहा गया कि अब से ये आर्टिकल 2 इस ट्रीटी में लिखे गए आर्टिकल 2 भूटान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। मतलब इस आर्टिकल में ऐसा कुछ था, इस आर्टिकल 2 ऑफ द इंडो भूटान ट्रीटी इसमें ऐसा कुछ था जिसके वजह से भूटान अपना फॉरेन पॉलिसी खुद तय नहीं कर पाता था। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में था ब्रिटिश लोग ही भूटान की फॉरेन पॉलिसी रेगुलेट किया करता था। लेकिन आज़ादी के बाद और 1971 में यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप मिलने के बाद भूटान सरकार ने ये सबके सामने खुलासा कर दिया कि इंडो भूटान ट्रीटी की आर्टिकल 2 किसी भी तरह से भूटान को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। द ट्रीटी ऑफ 1949, तो देखिए 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ भूटान का जो ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ था वो समय के साथ साथ अपना इम्पोर्टेंस अपना रेलिवेंस खो दिया और नए सिचुएशन में नए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में 1949 में इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ भूटान का एक नया ट्रीटी एक नया समझौता पत्र सिग्नेचर हुआ जिसके अंदर 10 धारा 10 आर्टिकल्स था। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ट्राइज टू परपेचुएट Indo-Bhutanese friendship for all time to come by stating there shall be perpetual peace and friendship between the government of India and the government of Bhutan। तो देखिए इंडिया भूटान ट्रीटी के 1949 ट्रीटी के जो पहला आर्टिकल है द वेरी फर्स्ट आर्टिकल उसमें क्या लिखा जाता है कि इंडिया के साथ भूटान का एक परपेचुअल मतलब जो परमानेंट है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है ऐसा एक परपेचुअल पीस यानी चैन का शांति का और फ्रेंडशिप का रिलेशन है। However, the most important provision in the treaty is Article 2। इस ट्रीटी के सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 2 according to which the government of India undertakes to exercise no interference in the internal administration of Bhutan। Very important, 1949 इंडो भूटान ट्रीटी की आर्टिकल 2 साफ साफ कह देती है कि भूटान की कोई भी अंदरूनी मामले में इंडियन गवर्नमेंट दखलंदाजी हस्तक्षेप नहीं करेगा। On its part, the government of Bhutan agrees to be guided by the advice of the government of India in regard to its external relations। लेकिन साथ साथ भूटान ने इस ट्रीटी के अंदर ये आश्वासन भी दिया था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस द्वारा गाइडेड होगी जब वो अपना एक्सटर्नल रिलेशंस यानी विदेशी राष्ट्र के साथ अपना रिलेशन तय करेगी अपना फॉरेन पॉलिसी लिखेगी तो उस वक्त वो इंडिया की एडवाइस के द्वारा इंडिया की एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेगी। The point that had provoked some amount of criticism or controversy pertains to the second part of this article since it tries to qualify Bhutan's external relations। तो जहाँ पर इस ट्रीटी की उस हिस्सा उस जगह जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
भूटान अपने एक्सटर्नल पॉलिसी बनाते वक्त इंडिया की एडवाइस को स्वीकार करेगी, तब यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्या ऐसा बोलने से भूटान इंडिया की इन्फ्लुएंस की गिरफ्त में आ रहा है। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो अपना फॉरेन पॉलिसी वो खुद निर्वाचन करेगी, इसके लिए इंडिया की सलाह मशवरा उसको लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय माहौल में काफ़ी निंदा और समालोचना हुआ था। The treaty also established a free trade regime between India and Bhutan. तो free trade regime का मतलब अब तक आप जान चुके हैं, सार्क, आसियान, ये सब पढ़ने के बाद। तो बताइए फ्री ट्रेड रेजिम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब दो देशों के बीच ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, एक देश की सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट होगी और उस देश की सामान इस देश में आमदनी या इंपोर्ट होगी, तो उस पर टैक्स या ड्यूटी होगा 0%, मतलब फ्री ट्रेड। इसके ऊपर कोई भी देश की सरकार कोई टैरिफ या ड्यूटी या टैक्स आरोप नहीं करेगी। तो भूटान और इंडिया के बीच जो भी व्यापार होता है उस पर ड्यूटी या टैक्स है नहीं। और साथ में क्या है, द ट्रीटी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड फ्री ट्रेड रेजिम फर्दर the citizens of both the countries residing in each other's territory will be treated on par with own citizens। तो जैसे नेपाली सिटीजन्स के साथ होता है वैसे भूटानी सिटीजन्स के साथ भी होता है कि भूटान के जो भी सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं, इंडिया गवर्नमेंट उनको इंडियन सिटीजन्स की तरह इक्वल ट्रीटमेंट देती है, और ठीक उसी तरह इंडिया के जितने सिटीजन्स भूटान में रहते हैं, भूटान गवर्नमेंट उनको भूटानी सिटीजन्स की तरह ही इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। The treaty had also provisions for extradition of Indian citizens and Bhutan and of Bhutanese citizens in India when required। तो एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्राडिशन मतलब मान लीजिए इंडिया से कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करके, बहुत ही घिनौनी अपराध करके सज़ा की डर से इंडिया से भागकर भूटान में जाकर छुपा हुआ है, तो भूटान सरकार को उस अपराधी को इंडिया को वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि भूटान एक फॉरेन नेशन है, इंडिया के बाहर एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट है, तो वो एक फॉरेन स्टेट है। तो अगर कोई इंडिया के नागरिक अपराध करने के बाद भूटान में जाकर छुपा है, तो इंडिया गवर्नमेंट को उसे भूटान से लाने के लिए कुछ लीगल और फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस प्रोसीजर के ज़रिए इंडिया भूटान से अपने उस क्रिमिनल व्यक्ति को वापस लौटाएंगे उसको कहा जाता है एक्स्ट्रैडिशन। ठीक उसी तरह मान लीजिए भूटान की किसी नागरिक ने वहाँ पर कोई घिनौनी हरकत करके सज़ा के डर से भूटान भागकर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आकर भागकर रहने लगे हैं, तो भूटान सरकार को भी अगर उस व्यक्ति को वापस लौटाना है, उसका विचार करके उसको सज़ा दिलवाना है, तो इंडिया के साथ एक्स्ट्रैडिशन का एक ट्रीटी के ज़रिए ही ये सब करना पड़ेगा। तो द मैकेनिज़्म the treaty had also provided for extradition of Indian citizens in Bhutan and of Bhutanese citizens in India when required, and the procedure for the same has been spelled out। तो कैसे ये एक्स्ट्राडिशन होने वाला है, कैसे एक दूसरे की देशों से अपने अपने आदमियों को वापस लौटाना है, उसका सभी मोडस ऑपरेंडी प्रोसीजर इस इंडो भूटान ट्रीटी 1949 में क्लियरली लिखा हुआ है। द मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी इज ऑल्सो मेंशन। तो इस समझौता पत्र की कोई भी विषय पर अगर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समाधान करना है उसके बारे में भी इस ट्रीटी में साफ साफ
लिखा हुआ है। Okay, it is also stated that the treaty shall continue in perpetuity unless terminated or modified by mutual consent. तो ये ट्रीटी करीब करीब परमानेंट ट्रीटी है, इसको मिटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों देश आपस में सहमत होकर इस ट्रीटी को टर्मिनेट करना चाहती है, मतलब इसका अंत करना चाहती है, या फिर इसमें कोई अदल बदल चेंज करना चाहती है, तो इंडिया और भूटान दोनों गवर्नमेंट को सहमत होकर म्यूचुअली एग्री करके ही इसको टर्मिनेट या चेंज करना पड़ेगा। ओके, द ट्रीटी ऑफ 1949, द बेसिस फॉर बायलैटरल रिलेशंस between India and Bhutan is formed by the Indo-Bhutan Treaty of 1949। जैसे कि आप तक आप देख रहे हैं, इंडिया और भूटान के बीच रिलेशन कैसा होगा उसकी बुनियाद तैयार कर दिया है 1949 इंडो-भूटान ट्रीटी ने। On 8 August 1949, Bhutan and India signed the Treaty of Friendship, calling for peace between the two nations and non-interference in each other's internal affairs। तो जैसे कि पहले ही आप लोगों ने पढ़ लिया, इस ट्रीटी का मकसद था कि दोनों देशों में शांति और भाईचारा दोस्ती बना रहे और साथ में दोनों देश एक दूसरे की अंदरूनी मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। However, Bhutan agreed to let India guide its foreign policy and decided that both nations would consult each other closely on foreign and defense affairs। तो भूटान और इंडिया ने इस बात पर भी सहमति ज्ञापन किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त भूटान इंडिया की गाइडेंस ज़रूर लेगी, इंडिया से सलाह मशवरा ज़रूर करेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो विदेश और सुरक्षा के क्षेत्र में ये दोनों आपस में सहयोगिता करेगी। The treaty also established free trade and extradition protocols। तो फ्री ट्रेड का मतलब भी आप लोग जान गए हैं और एक्स्ट्राडिशन की मतलब भी जान चुके हैं, कैसे एक दूसरे की देशों से अपने सिटीजन्स को वापस ले आना है। ये सब इस ट्रीटी में ये सब बहुत ही एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से लिखा गया है। फिर उसके बाद भी एक ट्रीटी हुआ जिसको 2007 में दोनों देशों के बीच सिग्नेचर किया गया था, वो है द ट्रीटी ऑफ 2007। तो 1949 में जो ट्रीटी बना था उसी को अप टू डेट किया गया और भी डिवेलप्ड किया गया 2007 में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज वाज इन आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 जो था 1949 के ट्रीटी में, जिस पर लिखा गया था कि भूटान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन राष्ट्र होने के नाते अपना डिफेंस, अपना सिक्योरिटी, अपना फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेगी, सिर्फ कुछ मामलों में ज़रूरत पड़ने पर वो इंडिया की गाइडेंस द्वारा परिचालित होगी। तो उस आर्टिकल में थोड़ा बहुत या उस आर्टिकल में ही अहम चेंज या परिवर्तन लाया गया था। तो क्या कहा गया? इन कीपिंग विद द अबाइडिंग टाइज ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन भूटान एंड इंडिया। तो भूटान और इंडिया के बीच करीबी दोस्ती और सहयोगिता को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ भूटान एंड द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया shall cooperate closely with each other on issues relating to their national interest। Very important। तो देखिए, ये मान लिया गया था कि पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते और बहुत ही करीबी पड़ोसन होने के नाते भूटान और इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट जो है, जातीय स्वार्थ, वो बहुत जगह मिलती जुलती है। तो जब आपस की एक दूसरे की नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तब
भूटान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट शैल कोऑपरेट क्लोजली विथ ईच अदर। ये दो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन करेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उल्फा और एनडीएफबी जैसे संत्रासी संगठनों का खात्मा करने के लिए भूटान और इंडिया दोनों ने एक साथ काम किया था, क्योंकि ये उल्फा और एनडीएफबी जितना इंडिया की इंटरेस्ट के लिए हानिकारक था, ठीक उसी तरह भूटान के इंटरेस्ट के लिए भी ये लोग उतना ही हानिकारक था। तो इनको साफ करने के लिए भूटान और इंडिया दोनों ने क्लोज कोऑपरेशन किया था। Neither government shall allow the use of its territory for activities harmful to the national security and interest of the other। तो दोनों देश ही कभी भी अपने टेरिटरी को, अपने जोग्राफिकल एरिया को इस्तेमाल नहीं होने देगी अपने पड़ोसी देश की इंटरेस्ट को हानि पहुंचाने के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई आतंकी संगठन भूटान की टेरिटरी को इस्तेमाल करके इंडिया की इंटरेस्ट को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भूटान की सरकार कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक उसी तरह अगर कोई क्रिमिनल या संत्रासी संगठन इंडिया की टेरिटरी को इस्तेमाल करके भूटान की इंटरेस्ट को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट उसको रोकेगा, कभी भी उसको अपने टेरिटरी में वो बर्दाश्त नहीं करेगा। The updated India-Bhutan Friendship Treaty not only reflects the contemporary nature of the relationship, तो कंटेम्पोररी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप मतलब इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप की जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट आकृति है, तो उस प्रेजेंट जो आकृति को उसको बहुत अच्छी तरह ये 2007 की इंडो भूटान ट्रीटी अच्छी तरह इसको पोर्ट्रे करती है। बट ऑल्सो लेज द फाउंडेशन ऑफ देयर फ्यूचर डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी में जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को देखते हुए इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उस पर भी रोशनी डालती है ये 2007 की ट्रीटी। Amongst others, the treaty provides for perpetual peace and friendship, free trade and commerce and equal justice to each other's citizens। तो 2007 की इस ट्रीटी में क्या क्या लिखा हुआ है? दोनों में पीस होगा, फ्रेंडशिप होगा, फ्री ट्रेड होगा और साथ में इक्वल जस्टिस टू ईच अदर सिटीजन्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा भूटान की सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं उनको इंडियन सिटीजन्स जैसा ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, और ठीक उसी तरह इंडियन सिटीजन्स जो भूटान में रहते हैं और काम करते हैं उन्हें भूटानी सिटीजन्स की तरह ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद आता है इकोनॉमी अब्रॉड ओवरव्यू। तो भूटान और इंडिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशन क्या है उस बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो ट्रीटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भूटान और इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने आज बात की, उसको गौर से मेरे लेक्चर के ज़रिए सुनिए, नोट को फॉलो कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम भूटान और इंडिया की इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड नाइट एंड सी यू।